So today we are going to do free body diagrams. This diagram does what? This shows all the forces acting on one body. सिर्फ एक बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं आपने वो बनाना सीखा, ठीक है? ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट शोन. सिर्फ वही ऑब्जेक्ट शो करना है जिसकी बात हो रही है. एग्जाम्पल्स करना शुरू करते हैं. वी विल स्टार्ट विद थिंग्स दैट आर वेरी सिंपल. एंड जितनी भी हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ी थी उनको आइडेंटिफाई करके अब आप मुझे बताओगे कि इसमें कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल. यू हैव अ टेबल एंड ऑन टॉप ऑफ द टेबल इज अ बुक. क्या रखा हुआ है? बुक. द कंसर्न्ड object is the book. So we are going to say draw free body diagram of the book. So table को remove करने का ये मतलब नहीं है कि we are forgetting that the table is there. We're just not going to draw it because otherwise it will just overcomplicate the things. तो मैं क्या करता हूँ, मैं बुक को रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पे. अब मुझे बताओ कि बुक पे फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं. टेबल है उसके नीचे लेकिन मैंने बस बनाया नहीं है. तो जब बुक टेबल पे रखी हुई बुक, तो बुक पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है बताओ. स्टार्ट नेमिंग देम. सर वेट, ग्रेविटी. डायरेक्शन भी बताओ साथ में, ठीक है? ये हो गया बुक का वेट. और कोई फिर? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. अच्छा, अब एक छोटी सी बात नोटिस करना. ये जो दोनों फोर्सेस हैं इस केस में ये बैलेंस्ड होंगी. दे विल बी इक्वल टू ईच अदर. व्हाई वुड दे बी इक्वल टू ईच अदर? बिकॉज हाउ एल्स वुड द बुक बी स्टेइंग एट रेस्ट. दो फोर्सेस इक्वल होंगी तभी बुक एट रेस्ट रह सकती है ना. सो क्योंकि एन और डब्ल्यू इक्वल है तो देखो मैंने उनको सेम साइज का बनाया. एक और चीज नोटिस करो कि मैंने उसका जो वेट है ना बुक का, वो उसके बुक के सेंटर से बनाया है, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. किसी भी चीज का जब आप वेट ड्रॉ करेंगे ना तो उसके सेंटर से बनाने की कोशिश करें या उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बनाना शुरू करें. सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हम मोमेंट्स के चैप्टर में जरा और डिटेल में पढ़ेंगे. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस पॉइंट से एक्ट कर रही है? जहां पे बुक टेबल को टच कर रही है. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखो मैंने बिल्कुल उसी जगह से बनाई है. तो इस बात की कोशिश करो. बाकी लेंथ ऑफ द एरो और एरो के डायरेक्शन का ख्याल रखो, बस. इससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. लेट्स ट्राई सम अदर थिंग्स. एग्जांपल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाता है मेरे पास. लेट्स सपोज अ कार traveling at constant speed in a straight line. तो ये आपके पास रोड है. दिस इज द रोड एंड दिस इज द कार. सर फ्रिक्शन वुड एक्ट. सारी बताओ. सो द कार इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. जब v मैंने बना दिया तो ये गाड़ी की वेलोसिटी दिखा रहा हूँ कि गाड़ी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. अब मुझे क्या करना है? मुझे गाड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. तो यहाँ पे मैं चलो आपको हिंट दे देता हूँ. गाड़ी के ऊपर 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. गाड़ी के ऊपर इस वक्त 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. चारों की मुझे नाम बता सकते हो और उनकी डायरेक्शन बता सकते हो. सो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट कॉपी पेस्ट द कार. बाय द टाइम आप फोर्सेस के बारे में सोचो और मुझे बताओ.
फ्रिक्शन एक्ट कर रही, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ बेटा। Sir, opposite to the direction the car is moving, like left. सो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, बिल्कुल सही है। फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, गाड़ी पे एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा होगा, राइट। तो हम कभी कभार ये करते हैं कि दोनों रेजिस्टिव फोर्सेस को एक ही तरह बना लेते हैं और उसको ऐसे करके लिख देते हैं। अब इसको मैं लिख रहा हूँ आर। आर बेसिकली इज द टोटल ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। यहाँ पे अभी हम आर को ऐसे यूज कर रहे हैं। व्हाट एल्स? गाड़ी को आगे क्या चीज लेके जा रही है? गाड़ी के इंजन से जो फोर्स लग रही है उसे हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। इट्स नॉट, मैंने इसको लिस्ट में इसलिए नहीं लिखवाया था कि मैंने बोला यार कोई टाइप तो है नहीं याद करने की, बस गाड़ी के इंजन की फोर्स है। तो यूजुअली यू कॉल इट द ड्राइविंग फोर्स। इसको डी से याद रख लो, यहाँ पर डी लिख लो। डी को क्या बोलोगे? ड्राइविंग फोर्स। और क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं यहाँ पे? Gravity, sir. जाहिर सी बात है, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज आई डोंट नो वेयर एवर इट्स गोइंग, उसका वेट तो उस पे है ही है, तो ये गाड़ी का वेट हो गया। और गाड़ी रोड पर ट्रेवल कर रही है, रोड को टच कर रही है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्सर्ट अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द कार। और वो बिल्कुल व्हील वाले पॉइंट से बना रहा हूँ। तो अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मैंने W की इक्वल रखा है, N को W की इक्वल रखा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी एक हॉरिजॉन्टल रोड पर ट्रैवल कर रही है, इट्स नॉट गोइंग अप और डाउन, सो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। बट इसके अलावा आपको याद होगा कि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पर ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब ये जो आगे और पीछे वाली फोर्सेस हैं ये बैलेंस्ड होनी चाहिए या अनबैलेंस्ड? आर और डी बैलेंस्ड होनी चाहिए या अनबैलेंस्ड? Unbalanced. दोबारा से सोचो, कांस्टेंट स्पीड पर गाड़ी ट्रैवल Sir, कर। balanced. अच्छा चलो मैं इसका रिमाइंडर दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है ना बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस वाला, इसमें बार बार वो आता है। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस हमने नहीं किया था अभी, नहीं किया था ना, अभी नहीं किया। तो ये बैलेंस्ड होंगी वैसे बाय द वे फोर्सेस। जब जब कोई भी चीज समझ लो, जोया, फातिमा और जैफा, सारी बात अभी बात याद रखो, जब भी कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही हो ना, तो समझ जाओ उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करी ना वो बैलेंस्ड है। कांस्टेंट स्पीड और स्ट्रेट लाइन में जो चीज ट्रेवल कर रही है उसमें फोर्सेस बैलेंस होंगी लाजमी। सो आर और डी भी बराबर है, ठीक है। और क्या एग्जांपल हो सकती है? लेट्स सपोज एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं। सोचने दो जरा। पेंडुलम hanging from a string। सो सिंपल सी बात है, ये स्ट्रिंग है आपका, ऊपर से फिक्स्ड है, और यहाँ पे पेंडुलम जो है वो मेरा हैंग हो। तो अब पेंडुलम पे कौन Sir, कौन, tension. बिल्कुल अभी अभी सारी बनाते हैं। तो कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होंगी भाई? एक Tension and weight. मेरा हो गया इसका, हाँ टेंशन, और नीचे की तरफ कौन सी होगी? नीचे की तरफ weight, ऊपर की तरफ tension. बिल्कुल, तो नीचे की तरफ वेट और ऊपर की तरफ टेंशन। और अगेन क्योंकि हैंग कर रहा है तो एट रेस्ट है, तो टी और डब्ल्यू बराबर होंगे। यहाँ पे भी ये एन और डब्ल्यू बाय द वे बराबर है, इसलिए इनका एरो मैंने इक्वल साइज का बनाया। एनी कंफ्यूजन सो फार? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कोई चीज़ कंफ्यूजिंग है तो मुझे बताओ। तो इस तरह की सिंपल सिंपल डायग्राम्स ही हमने सीखनी थी। आपके केस में ओ लेवल में कोई बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं होगा, बट लेट मी जस्ट end by giving you a slightly more complicated example that what we have already done। ठीक है, तो एक एग्जांपल जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कर लेना है ताकि कुछ तो कॉन्सेप्ट बने ना हमारा। तो अब एग्जांपल 4 है, a tractor is pulling a
truck. A tractor is pulling a truck. Both are connected by a rod. Interesting है, अब इसको जरा गौर से देखो। तो ये है आपका ट्रैक्टर। Let me come up with a better diagram. ये हो गया मेरा ट्रैक्टर। यहाँ पे एक रॉड है जिससे दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे वो ट्रक है जिसको ये ट्रैक्टर पुल कर रहा है। ठीक है, तो ट्रैक्टर हो गया और ट्रक हो गया। ये हो गया ट्रैक्टर, ये हो गया ट्रक, ये हो गई रॉड। ठीक है बेटा, अब पहले सिंपल सी बात करते हैं कि ट्रक का जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले ट्रक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ट्रक के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, अब जरा सोच के बताओ। मूव कर टेंशन, सारी चीजें वेट, कर रही हैं, तो ये मेरे पास, ये इसकी मैंने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बता दी। चलो जैफा आपके पास लिख लो, और फिर उसके बाद मैं सबसे पूछता हूँ। जोया, आपके ख्याल में इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी इस ट्रक के ऊपर? जी बताएं। ग्रेविटी होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या बनाऊं? और नीचे होगी बिलो डाउनवर्ड एरो होगा, उसके बाद और जो कॉन्टैक्ट फोर्स का एरो ऊपर होगा। अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ कहाँ पे एक्ट कर रही है? वो तो रोड है और ट्रैक्टर में होगी। बेसिकली जहाँ पे उसके टायर जो है वो उसको टच Yeah. कर रहे हैं रोड को। तो एक आधी मैं यहाँ बना सकता हूँ और आधी यहाँ बना सकता हूँ, लेकिन हम इस पॉइंट पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ओवर सिंप्लीफाई करेंगे, और हम बस यहाँ से एक ही बना देंगे। ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, ऑल्दो वी नो दैट के दो अलग अलग पॉइंट्स पे एक्ट करते हैं। ऐसे काम करते हैं, बना देते हैं दो अलग अलग, क्या फर्क पड़ता है। आधी यहाँ बना देता हूँ और आधी यहाँ बना देता हूँ, और इसमें भी ये 2D डायग्राम है। वैसे तो उस साइड पे भी 2 टायर होंगे तो 4 टायरों पे एक्ट कर रही होगी, बट एनीवेज सो लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। अच्छा, और इसके बाद आपने क्या बताया जोया? इसके बाद आगे की तरफ कोई चीज पुल कर रही है ट्रक को? रॉड सर, जिसके ऊपर आई थिंक टेंशन होगी। तो रॉड जो है वो किस टाइप की फोर्स लगाएगी? अब रॉड एक कनेक्टर टाइप है ना बेसिकली। रॉड में तो इंजन नहीं लगा हुआ, इंजन तो आगे ट्रैक्टर में लगा हुआ है, तो ड्राइविंग फोर्स तो इसको नहीं बोल सकते। इसको हम सिंपली कहेंगे रॉड खींच रही है ना ट्रक को, तो इसको हम कहेंगे टेंशन इन द रॉड। क्या कहेंगे? ये रॉड में जो टेंशन है। ओके, और अगर हम फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टिव फोर्स है उसको भी बना दें और इसको आर कह दें। ठीक है, अब अगर मैंने लिखा है कांस्टेंट स्पीड, तो टी और आर बराबर है, और अगर मैंने लिखा है कि कांस्टेंट नहीं है, ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, तो टी की फोर्स ऑब्वियसली आर से ज़्यादा बड़ी होगी, या अगर डिसेलरेट कर रहा है तो आर टी से ज़्यादा बड़ा होगा। एन और डब्ल्यू तो मिला के सब बराबर ही होंगे, एन और डब्ल्यू तो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा, अब अगर मैं ट्रैक्टर पे यही फोर्स बनाता, अब अगर मैं यही चीज़ बनाता ट्रैक्टर के लिए, तो थोड़ा सा मामला डिफरेंट होता। ट्रैक्टर के लिए अब जरा चीजें समझनी पड़ेंगी। ट्रैक्टर को आगे क्या चीज पुल कर रही है? ग्रेविटी तो इस पे भी एक्ट कर रही है ऑब्वियसली, इसका अपना वेट है। इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, इसको तो आपको सबको पता है कि आगे बनानी। आगे क्या बात है, ट्रैक्टर पे और कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है? इसको आगे सर, कौन, इंजन फोर्स। तो इसको हम ड्राइविंग फोर्स कह सकते हैं। यस सर। अब इसको पीछे भी कोई चीज पुल कर रही है ना, पीछे क्या चीज पुल कर रही है? फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस। और इसके अलावा फ्रिक्शन। टेंशन, वही टेंशन जो इस रॉड, ये वाली रॉड इसको इस तरफ पुल कर रही है, लेकिन इस ट्रैक्टर को यही रॉड इस तरफ भी तो खींच रही होगी। यस, लेकिन ओवरऑल वो आगे जा रहा होगा, तो इसकी टेंशन जो है वो ड्राइविंग फोर्स से बहुत छोटी होगी। बट जो टेंशन इसको आगे लेके जा रही है, वही टेंशन यहाँ पे एग्जैक्ट वही वैल्यू
यहाँ पे लग रही होगी, बिकॉज इट्स द सेम रॉड, दोनों तरफ से दोनों चीजों को लग रहा है कि रॉड उनको खींच रही है, बट असल में हो सिर्फ ये रहा है कि ट्रैक्टर आगे आगे मूव कर रहा है और रॉड ट्रक को आगे लेकर आ रहा है, राइट। सो इफ यू हैव अ स्ट्रेच्ड रोप इन योर हैंड, तो आपको लगता है, दोनों हैंड्स को लगता है कि रोप जो है वो लेफ्ट हैंड को लगता है मुझे राइट की तरफ पुल कर रहा है, और राइट हैंड को लगता है मुझे लेफ्ट की तरफ पुल कर रहा है, सही। ऑब्वियसली यू कैन ड्रॉ द एयर रेजिस्टेंस एज वेल, उसमें भी बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन वगैरह भी आप बना सकते हैं, तो और बना। सो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्सेस, जो कि अभी तक हमने नहीं की जहाँ तक मुझे याद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कवर करते हैं आज, और फिर कुछ हम पास ओवर के क्वेश्चंस भी करेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपको बनाना आ गई यहाँ। मैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस की तरफ जाता हूँ, 1 मिनट देना दो। I need to copy paste something from the old notes. I need to copy paste this. चलो जी, ये समझ लो आज का मेन हमारा लेक्चर का पार्ट, ये हम कर लेंगे तो हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी। समझ लो यही चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मोस्ट थिंग्स। Firstly, what I like you to do is just read the whole thing. Take maybe 3 to 4 minutes and read the whole thing. ठीक है, जब तक आप रीड कर रहे हो मैं यहाँ पे बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ, ठीक है। बट आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द होल थिंग स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, आराम से, ठीक है। इसको रीड करो गौर से, 3 से 4 मिनट लगाओ।
All right, hopefully by now everyone would have read it. Now let's try and understand the whole concept. कोई भी ऑब्जेक्ट पे आपने देखा कि मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं, राइट? अब वो फोर्सेस या तो बैलेंस्ड हो सकती हैं या वो फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो सकती हैं। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड होने का क्या मतलब है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट आपने निकालना सीखा था जब हमने वेक्टर स्केलर्स के बारे में पढ़ा था। अब जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेज हैं, 100 इधर है और 100 इधर है, तो क्या करूंगा? 100 और 100 को माइनस कर दूंगा, रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो याद रखो, बैलेंस फोर्सेज का मतलब क्या है कि उनका रिजल्टेंट जीरो है। अब अनबैलेंस फोर्सेस क्या होंगी? जब उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। अब तो 2 4 3 जितनी भी फोर्सेज हैं उनको प्लस माइनस जैसे भी करना है करो, राइट? और उसके बाद आप देखोगे कि यार 130 और 80 न्यूटन की फोर्स लग रही है, उनको माइनस किया तो 50 न्यूटन इन दैट डायरेक्शन रिजल्टेंट आ रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि फोर्सेस मेरी यहाँ पे अनबैलेंस्ड है। देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अब जब फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, उसका मोशन जो होता है उस पर क्या अफेक्ट होता है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिखा उसका मोशन कैसा होता है, मैंने लिखा उसका मोशन पे अफेक्ट क्या होता है। ये बात याद रखो। सो इनिशियली द बॉडी कुड बी डूइंग एनीथिंग, आइदर इट कुड बी एट रेस्ट, आइदर इट कुड बी मूविंग। या तो बॉडी मूव कर रही हो सकती है या बॉडी रेस्ट पे हो सकती है। सारी बात यहाँ पे समराइज होती है। ये पूरा जो आपने यहाँ पे लिखा है पढ़ा है, इसको अगर मैं एक वर्ड में समराइज करूँ तो वो ये है, जब फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड होती है तो उसका मोशन अफेक्ट ही नहीं होता। उसका मोशन अफेक्ट होता ही नहीं, अफेक्ट है ही नहीं। सो दैट मींस इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट। मतलब उसकी स्पीड अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगी। बट इफ अ बॉडी इज मूविंग and then the forces on it become balanced, it will keep moving, it will continue to move with the same velocity, with the same का वर्ड मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, बहुत की वर्ड है। क्या लिखना है यहाँ पे? with the same velocity। with the same velocity, velocity means speed and direction, so उसकी velocity भी सेम रहेगी, मतलब स्पीड उसकी वही रहेगी, स्पीड कम या ज्यादा नहीं होगी, एक्सेलरेट या डिसेलरेट नहीं करेगा, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। So zero acceleration and no change in velocity is how you will summarize the whole situation. Now unbalanced forces will affect the motion. How? अगर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट है, जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट है, और सपोज कर लो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी भी टुवर्ड्स द राइट है, ऑब्जेक्ट भी इसी स्पीड इधर 5 की स्पीड से मूव कर रहा था, सपोज कर लो, तो अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ एक ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी 5 थी, अब उस पर रिजल्टेंट फोर्स लग गई 15 न्यूटन की इस डायरेक्शन में, क्योंकि 130 माइनस 80 50 टुवर्ड्स द राइट। तो दिस ऑब्जेक्ट विल हैव एन एक्सेलरेशन इन दैट सेम डायरेक्शन, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, इट विल कीप एक्सेलरेटिंग। बॉडी एक्सेलरेट करेगी अगर उस पर फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगे। अब बात यह है कि ऐसा भी तो हो सकता था कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती, इनिशियली बॉडी की स्पीड होती 20 की इस डायरेक्शन में, तो अब क्या होता है कि रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द राइट है। दिस मींस दैट दिस बॉडी विल नाउ बिगिन टू डीसेलरेट। अगर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिस डायरेक्शन में भी वो मूव कर रही है, तो फिर वो बॉडी डीसेलरेट करने लग जाएगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेट, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो डीसेलरेट। अगर खड़ी हुई है तो चलने लग जाएगी, और अगर चल रही है तो हो सकता है रुक भी जाए। So these are the things that can happen to the body when the forces on it are unbalanced. Now how do you calculate the acceleration of a body if you know कि उस पर resultant force कितनी लग रही है? आपको ये वाला formula चाहिए. Remember this formula. Now this formula is very important in the sense कि आपको बता रहा है कि जितना ज्यादा बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगी उतना ही ज्यादा बॉडी एक्सेलरेट करेगी, provided that the mass of the body is constant, provided that the mass of the body is constant। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक लॉ, यहाँ पे मैं एक लॉ लिख रहा हूँ और इस लॉ का नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यूटन्स
सेकंड लॉ। और मैं इनको लेफ्ट और राइट पे ऐसे करके क्यों लिख रहा हूँ कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का, ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस से रिलेटेड है। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है अ बॉडी will continue in its state of rest or motion unless बॉडी जो है उसकी टेंडेंसी क्या है, जनरल टेंडेंसी, it wants to if it is at rest it wants to stay at rest, and if it is moving it wants to move with the same speed in the same direction unless a resultant force acts on it। अगर उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स लग जाए, मतलब उस पर अनबैलेंस फोर्स हो जाए, तो फिर वो बॉडी जाके उसकी जो स्पीड और डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। न्यूटन सेकंड लॉ बिल्कुल अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में बात करता है। तो आपको बता रहे हैं कि अगर बॉडी पे बैलेंस फोर्सेस है तो वो कंटिन्यू करेगी, जो वो कर रही है वही करती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चलती है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। सो फर्स्ट लॉ बैलेंस फोर्सेस के केस से डील कर रहा है। अब सेकंड लॉ अनबैलेंस फोर्सेस के केस से डील करेगा। इसका जो स्टेटमेंट है वो है the acceleration of a body of constant mass। देखो मास को मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब ये जो आप नीचे स्टेटमेंट पढ़ रहे हो ये बिल्कुल इसी इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ कांस्टेंट मास, मास कांस्टेंट है बॉडी का अगर, तो एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप बता रहा है, ए का और एफ का रिलेशनशिप बता रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the resultant force and in the same direction। एक्सेलरेशन वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम वही डायरेक्शन होगी एज द रिजल्टेंट फोर्स। तो ये जो मैंने पूरी बात की है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस के राइट कॉलम में, और यही बात सेकंड लॉ बस आपको लॉ की फॉर्म में बता रहा है। एसेंशियली ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये इस बात को एक्सप्लेन करती है। अब इसको जरा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो सपोज कर लो अभी एग्जांपल आपने मेरे साथ सॉल्व करनी बेटा, तो अपने कैलकुलेटर्स पेंसिल और सब ये सब चीजें जो है वो रेडी है, ठीक है? चलो एग्जांपल 1। ठीक चलो अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। अ पर्सन pulls a box on a horizontal surface. The tension T in the rope is 500 न्यूटन। 500 नहीं कहते, चलो 150 न्यूटन कर देते, ठीक है? The mass
of the box is 30 kg. ऑलराइट, अब मैं कहता हूं कि इस बॉडी पे ये जो बॉक्स है इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स भी एक्ट कर रही है. लेट्स कॉल इट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स. ठीक है, अब सिचुएशन सारी ये है कि आपको साथ में ये बता दिया जाता है द बॉक्स moves at a constant speed towards the right. ठीक है, अब आपसे सवाल बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल सवाल है. सवाल क्या है? सवाल ये है, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे इसको तोड़ के लिख देता हूँ. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ पार्ट ए. ऐसे पूछ रहा हूँ पार्ट ए, मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आर. इसका जवाब दे दो, सिंपल. ठीक है, उसके बाद Sir, मुझे 150. I mean 5. I mean sorry 5. 5 चेक करके बताओ. सोच लो, तुमने दोनों बातें बोली हैं, अब उसमें से I चेक mean कर. sorry. सोच Okay. सोच लो, आराम से सोचो. तब तक मैं अगला पार्ट भी लिख रहा हूँ. स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स. चलो सोच लो 1 मिनट, फिर उसके बाद जवाब देना. ठीक है, जल्दी कोई नहीं है बहुत. ये दोनों सवालों में हिंट ये कि कैलकुलेशन नहीं रिक्वायर्ड. तो रोप के अंदर टेंशन है जी 150, बॉक्स का मास है 30 kg, और आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कितनी एक्ट करेगी, और ये भी बता दिया कि बॉक्स मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स द राइट. सो क्या जवाब होगा? जोया, सबसे पहले तुम बता दो. व्हाट डू यू थिंक, एंड आल्सो द रीजनिंग बिहाइंड योर आंसर. जोया. जी फातिमा, आई हैव नोटेड डाउन योर आंसर. Sir, I don't really know how to answer this. सही है. बॉक्स का मोशन देखो किस टाइप का हो रहा है. बॉक्स एक्सेलरेट कर रहा है या बॉक्स कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है? सवाल में लिखा हुआ Constant speed. कांस्टेंट स्पीड. अब ये कांस्टेंट स्पीड जब होती है तो उसमें फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं, अनबैलेंस्ड होती हैं? यहाँ से पढ़ो. Balance force. बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्सेस का क्या मतलब होता है? दो ही फोर्सेस लग रही हैं, अगर बॉक्स में तो बराबर होंगी ना, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150. यस, सिंपल. क्योंकि बैलेंस्ड होनी चाहिए फोर्सेस. तो पहले आप सही बोल रहे थे बेटा उजैफा. ठीक है, अच्छा. अब स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स. इसको करो. इस सवाल का जवाब जो है ना वो आपके क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है. ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड सवाल है वैसे. एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू हो? हाउ इज द बॉक्स मूविंग? किस तरह का मोशन है उसका? मोशन क्या डिस्क्राइब किया हुआ? इट्स मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड का मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही? नहीं change हो रही. जब किसी चीज की स्पीड चेंज नहीं हो रही तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? Zero acceleration. जीरो. राइट. एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो. लेकिन यूनिट साथ में फिर भी लिखना है. फातिमा, समझ में आया बेटा?
फातिमा डिस्कनेक्ट हो गई। हुज़ैफा समझ में आया बेटा? Yeah, sir. गुड। अब एग्जांपल 2 करो। भाई एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, उसकी इनिशियल स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड। गाड़ी का मास है 800 kg और गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है जैसा आपको दिखाया है। अब गाड़ी पे जो ड्राइविंग फोर्स एक्ट कर रही है वो कर रही है अ, एक मिनट रुको जरा, मुझे एक दो नंबर्स थोड़े से ज़हन में सोचने दो मेंटली। आई एम थिंकिंग ऑफ अ वैल्यू फॉर द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स पे क्या करी वो ये है, और जो इस पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है वो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू एक्ट कर रही है वो ये है। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स जो है वो कार पे है तकरीबन समझ लो 1000 न्यूटन की। ठीक है, एक मिनट रुको। और जो इस पे गाड़ी पे बैकवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है फ्रिक्शन की, वो मैं कह देता हूँ 400 न्यूटन। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? अब पार्ट ए है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार। एक लाइन का आंसर होगा, 4-5 वर्ड से ज्यादा नहीं यूज करना है आप। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ। Sir, the car will accelerate because the direction of the resultant force is the same to the direction of the initial velocity. जबरदस्त, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो जोया, आपका क्या ख्याल है, इसमें क्या आंसर होना चाहिए? बात कुछ समझ में आ रही है क्वेश्चन की कि मोशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो हमने काइनेमेटिक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आंसर किए थे ना, कि स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। तो इस तरह बस अब गाड़ी का मोशन डिस्क्राइब करना है कि इसकी स्पीड को क्या होगा, बढ़ेगी कम होगी। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए इसकी स्पीड के साथ? कम होगी, बढ़ेगी या सेम रहेगी? स्पीड बढ़ेगी। बढ़ेगी। रिजल्टेंट फोर्सेस गाड़ी पे एक्ट कर रही है या इस गाड़ी पे रिजल्टेंट फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी? देखो जोया बताओ, रिजल्टेंट फोर्स इस गाड़ी में होगी 1000 और 400, तो जैसे मैं माइनस करता हूँ तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगी या जीरो के अलावा कुछ और नंबर आएगा? 600 रहेगी। वेरी गुड। और फॉरवर्ड होगी या वो बैकवर्ड होगी? वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन में होगी या ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी? डायरेक्शन में मूव कर रही है। बिल्कुल, तो गाड़ी को क्या करना चाहिए? एक्सेलरेट करना चाहिए। ठीक है, सो द कार विल एक्सेलरेट। पार्ट 2 या पार्ट बी? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, वैल्यू निकाल के दो। चलो, फॉर्मूला पढ़ लिया था ना? फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ लिखा हुआ, एक दफा नोट डाउन कर लो। F मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स। F इज द रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे मैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं मेंशन कर देता हूँ। F इज द रिजल्टेंट फोर्स। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि बच्चे को सिर्फ किसी एक फोर्स से कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल के डालना है F की जगह। तो सबसे पहले बताओ जो है रिजल्टेंट क्या आएगा? आपने मुझे बताया था बल्कि 1000 माइनस 400 क्या आ रहा था? 600। 600। अब ये बताओ Sir, कि 0.75 meter per second square answer. अभी चेक कर लेते हैं। F इज इक्वल टू एम ए है, तो यहाँ पे डालेगी 600 वैल्यू। मास है गाड़ी का 800 और एक्सेलरेशन ये हो गई, तो एक्सेलरेशन आ रही है 0.75 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर।
डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बताओ. Direction of acceleration. Acceleration is a vector quantity, right? So I can ask you its direction. सिंपल सा जवाब है, लेफ्ट या राइट, बस ये Sir, बता. right arrow. राइट. क्यों राइट होगी? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है that the direction will be the same as the direction of the resultant force. और यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने. तो बात क्या हो गई कि टुवर्ड्स द राइट होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स भी टुवर्ड्स द राइट है. ओके, या फॉरवर्ड कह लो. Any confusions? No, sir. Sir, what's the direction part? कौन सा वाला पार्ट? Direction पार्ट बी या पार्ट सी की बात करिए? parts. पार्ट सी. बेटा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपसे पूछी जा सकती है, लेफ्ट या राइट है, या अप है या डाउन है. सिंपल सी बात याद रखनी है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, लेफ्ट या राइट? बताओ जरा, लेफ्ट या राइट? Right. तो एक्सेलरेशन भी सेम उसी डायरेक्शन में होगी. सीधी सीधी सी बात, एक्सेलरेशन भी गाड़ी की उसी डायरेक्शन में होगी. क्लियर है? ओके. Clear, sir. अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का मैं पूछने लगा हूं, और इस पार्ट का है फाइनल वेलोसिटी. ये मुझे चैट में आंसर देना और डायरेक्ट आंसर देना. दिस इज नाउ रिलेटेड टू द प्रीवियस चैप्टर, द काइनेमेटिक्स. फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 15 seconds. Now you need to remember कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना था. काइनेमेटिक्स में पढ़ा था आप लोगों ने, याद आ जाना चाहिए. नहीं याद आया तो जल्दी जल्दी से नोट्स खोल के चेक भी कर सकते हो. सर की एग्जांपल्स भी की हुई हैं. एग्जांपल, अब ये एग्जांपल बिल्कुल सिंपलीफाई हो चुकी है. आपको पता है गाड़ी की एक्सेलरेशन क्या है, आपको पता है कि गाड़ी की इनिशियल स्पीड क्या है, और आपको पता है कि टाइम में आपको कितना दे रहा हूँ. तो आपने मुझे बताना है फाइनल स्पीड क्या. Sir, 0.05. अभी चेक कर लेते हैं. 05 meter per second. तो तुमने तो कहा था कि गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, अब तुम्हारी गाड़ी की तो स्पीड कम हो गई है, 10 से 0.05 हो गई. तो कोई गलती हो रही है ना यहाँ पे. Correct. तुमने कहा था गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, मतलब उसकी स्पीड तो बढ़नी चाहिए. आपका तो फाइनल स्पीड कम आ रही है. फॉर्मूला याद है यहाँ पे जोया, कौन सा यूज करेंगे? हमने पढ़ा हुआ है. डू यू रिमेम्बर? Displacement per time. नो 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 नो, डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं मेरे पास ना, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन सा पढ़ा Sir, था? acceleration is equal to change of velocity divided by time taken. इस फॉर्मूला का हमने पूरा वर्जन क्या पढ़ा था? v माइनस जोया कंप्लीट. U divided by T. याद आ रही है जोया? Yes, sir. अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें पता है? क्या आपको ए पता है? जल्दी जल्दी से बताओ. ए पता है गाड़ी की एक्सेलरेशन? Yes, no. ये पता है. क्या आपको फाइनल वेलोसिटी पता है या निकालनी है? निकालिए. तो इसको एज इट इज v लिख देंगे. क्या आपको u पता है या निकालना है? इनिशियल स्पीड Yes, sir. Initial velocity we know. ये दी हुई है 10, और टाइम कितना दिया हुआ है? 15 seconds. करें. क्या है आंसर? 0.75 into 15, 12, 12 plus, आई थिंक v is equals to 22 आना चाहिए. चेक करो सही कह रहा हूँ या नहीं.
सही कह रहा हूँ? Yes, sir. My answer is coming 21.25. क्या बेटा चेक करो आंसर आपको सही आ रहा है या नहीं? सर मेरा 4.25 आ रहा है सर। आप कैसे सॉल्व करना है? 15 फर्स्ट स्टेप देखो calculations. इसको, तो कैलकुलेशन की मिस्टेक कर रहे हो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 15 को उठा के 0.75 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, क्योंकि अभी मैं इसको नहीं छेड़ सकता, इसके नीचे डिनोमिनेटर है, तो अभी v माइनस 10 को तो नहीं छेड़ सकता, 10 को डायरेक्टली भी वहां नहीं लेके जा सकता। सबसे पहले यहाँ पे इसको करना पड़ेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेक करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 0.75 इंटू 15 करो, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा v माइनस 10, फिर 10 उधर जाके प्लस करेंगे तो v22 आ जाएगा, राइट? सही है। सर 0.75 बाय 15 तो 11.25 आ रहा है। 11.25 Plus 10. अच्छा सही है 11.25, तो मैंने 12 गलत लिखा हुआ वैसे। हाँ सही कह रही है, 11.25 आना चाहिए, माय मिस्टेक। 11.25 प्लस 10 करोगे तो कितना आएगा, 21। 21.25 21.25. 21.3 लिख देता हूँ राउंड ऑफ करके बस। ठीक है, ये आंसर आ गया, क्लियर हो गया? क्लियर सर। ओके बच्चों, आगे चलते हैं और बात करते हैं इस बारे में। अब जरा नोटिस करना, एक छोटी सी बात आपको समझानी है। आपने यहाँ पे एक स्पीड के बारे में जिक्र किया था, एक फोर्स के बारे में हमने जिक्र किया था, वो ये वाली थी। इसके बारे में पहले सारे फैक्ट्स जो है ना वो रिवाइज कर लो। आई वांट यू टू रिवाइज दिस पेज इन लाइक 2 मिनट्स। Drag air resistance is a type of frictional force. It also produces heat during motion. It also opposes motion. This is a force that is exerted by fluids, gas and liquid on the bodies that are moving through the fluid. So imagine करो आप heavy bike चला रहे हो, आप heavy bike चला रहे हो अगर, तो क्या होगा, जब आप बहुत फास्ट जाओगे तो आपकी जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहेगी तो आपके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है वो बढ़ता रहेगा, बिकॉज यू आर मूविंग थ्रू एयर, एयर इज अ गैस। सो जितना आप फास्ट मूव करते रहोगे आपके ऊपर एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती रहेगी। क्यों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ फोर्स इंक्रीजेज विद स्पीड, सरफेस एरिया एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये बात जहन नशीन कर लो, पहले इसको सही से एक दफा दिमाग में बिठा लो, फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने लगा। ठीक है, याद रहेगी ये बात, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद स्पीड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्लियर अब सर। जब स्पीड बढ़ती है तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब जरा एक एग्जांपल देता हूं, 1 मिनट रुकना। लास्ट एग्जांपल ऑफ द डे, हो ये रहा है, एग्जांपल नंबर 3 होगी ना ये? A biker is accelerating on a horizontal road. Part A.
draw and state the horizontal forces acting on the biker and बस बाइक कर देता हूं। ठीक है, चलो बताओ। So कौन कौन air resistance, friction, और and engine. I think, क्या नाम बता रहा था उसका मैं क्या नाम ले रहा था? ड्राइविंग फोर्स। yeah, driving force. जोया बेटा ड्राइविंग फोर्स की डायरेक्शन बताओ। So towards the right. जोया बेटा एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी? to the left. टू द लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डी जो है वो ड्राइविंग फोर्स है। डी स्टैंड्स फॉर ड्राइविंग फोर्स और आर जो है वो कह लो एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन जो है वो दोनों का कंबाइंड वो है। लेकिन अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम पर्टिकुलरली एयर रेजिस्टेंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, उसके बारे में ज़रा बात करें। सो लेट मी give you some values and then try and answer. Okay, mass of the biker is mass of the bike and biker is 400 kg। ठीक है, उसके बाद बात ये हो रही है the एक मिनट रुको। when he is going at I'll need my calculator, just give me 1 second। सैंपल जो है सोच के रखनी पड़ेगी, तो वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट। Okay, so let me just run some numbers। So when he is going at 20 meters per second, the driving force, या मैं कह लेता हूं the resultant force on him is okay, let me give you an example। यहाँ पे भी एक सेकंड एक चीज सोचने देना। The resultant force on him is 800 न्यूटन। ठीक है, ओके। अब सारी बात ये हो गई कि इतना पता लग गया कि बाइकर एक्सेलरेट कर रहा है। उसके बाद आपसे ये पूछा कि उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही है। आपने कहा ड्राइविंग फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। उसके बाद मैंने कहा कि मास ऑफ द बाइकर इज 400 kg। जब उसकी स्पीड 20 है तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है वो 800 न्यूटन है। ओके, द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन हिम इज 800 न्यूटन। ठीक है, अब आपने ये बताना है, यहाँ पे ये बताना है what is his acceleration, part B। what is his acceleration। ठीक है, सो निकालो आंसर, निकालो इसका। Sir, 2 meter by second square. जो है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे?
एक्सेलरेशन निकालने के लिए? Sir, is my answer correct? 2 meter per second square. हाँ 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 बेटा, Sir, F equals to m है। F इज इक्वल टू m है, तो आपने निकाला उससे आंसर? अभी कर रही हूँ। आपने क्या जवाब दिया था उज़ैफा? Sir, 2 meter per second. I mean, yeah, 2 meter per second square. पर सेकंड स्क्वायर्ड, स्क्वायर Yeah. करना लाजमी है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन, ये बात तो हो गई। अब आगे मैं बात करना ये चाहता हूँ कि यार as his speed increases, as his speed increases, यहाँ पे मैं बात करूँ पार्ट सी, as his speed increases, what happens to his acceleration? Explain your answer. This Sir, it stays same because as the speed increases, the air resistance increases as well. एक मिनट हुज़ैफा रुको। अच्छा, अब इसका तकरीबन ये समझ लो कि कम से कम 3 मार्क का एग्जाम में आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर मुझे जवाब देना क्वेश्चन को। पॉइंट्स लिख लो, अपना आंसर लिखो। इट शुड बी एटलीस्ट अ 3 मार्क क्वेश्चन, सो राइट योर आंसर अकॉर्डिंग टू इट। दोनों अपना आंसर लिखो, फिर आई आस्क योर आंसर इन जस्ट 2 मिनट्स ओनली। सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट काफी है। 2 से 3 लाइन का ही आंसर लिखना है, थोड़ा सा सोच के लिखना है। देखो, एक्सेलरेशन का ताल्लुक किस चीज से है? रिजल्टेंट फोर्स से। और रिजल्टेंट फोर्स का ताल्लुक किस चीज से है? जो बाइक पे इंडिविजुअल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लाइक द ड्राइविंग फोर्स एंड द रेजिस्टेंस। एंड एयर रेजिस्टेंस जो है वो इन द एंड डिपेंड कर रहा है किस चीज पे? उसकी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सारी चीजें फुल सर्कल घूम के हमारी एक्सेलरेशन पे आएंगी। थिंक अबाउट देम एंड देन वी आर गोना राइट डाउन द आंसर। Sir, can I answer? जवाब दो। Sir, I think so. The speed will stay the same because as the speed increases, the air resistance will increase as well. उसके बाद Yeah, sir. And like other forces like friction, and they will also increase as well. So that's why the speed will stay the same. लेकिन मैंने तो स्पीड के बारे में पूछा ही नहीं, मैंने तो एक्सेलरेशन के बारे में पूछा। Yeah, so I mean, it won't accelerate. सो इस तरह इस बात को जरा ठीक से जवाब देने की कोशिश करना। जोया बेटा, आपने मेरे साथ फॉलो अलोंग करना है, मेरी बात का जवाब भी देना है जब मैं पूछूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो कि एक्सेलरेशन किस चीज पर डिपेंड करती है। पहले हम सिर्फ लॉजिक बना रहे हैं, अपना आंसर नहीं दे रहे। एक्सेलरेशन किस चीज पर डिपेंड करती है? एक्सेलरेशन डिपेंड करती है, स्पीड पे नहीं डिपेंड करती। आपने जब अनबैलेंस फोर्सेस का टॉपिक पढ़ा तो उसमें आपने एक चीज पढ़ी कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा हुआ है? Resultant force। और ये फॉर्म कौन सा फॉर्मूला है जिससे बात पता चलती है? F इज इक्वल टू एम ए से, है ना, कि F जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा बड़ा A आएगा। A जो है वो F पे डिपेंड कर रहा होता है, तो A एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स। अब फोर्स किस चीज पे डिपेंड कर रही है? इंडिविजुअल फोर्सेस पे, जो कि हैं ड्राइविंग फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस, राइट। अब ड्राइविंग फोर्स तो कांस्टेंट है, ड्राइविंग फोर्स को तो कांस्टेंट है, उसको तो किसी ने नहीं छेड़ा।
उसने कब बोला कि वो ज्यादा जो है वो एक्सेलरेटर को घुमा रहा है या ज्यादा पेडल पे प्रेस कर रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा, इज कीपिंग द ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट। बट देन व्हाट हैपेंस इज कि अब एयर रेजिस्टेंस जो है वो फर्दर डिपेंड कर रहा होता है किसी और चीज पे। अब जरा इसको जरा अनलॉक करना है इस बात को हमें। एयर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा होता है किस चीज पे? अब इस बात को जरा आंसर करो, बताओ, टेल मी समवन प्लीज। एयर रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है जो हमने पढ़े थे? मैंने आपको इस सवाल शुरू करने से पहले एयर रेजिस्टेंस वाला पेज दिखाया था और मैंने कहा था एक छोटा सा फैक्ट है जो याद रखना है, वो भूल तो नहीं गया? अब इसी पेज पे कहीं लिखा हुआ है, देखो। Sir, the type of the force, I mean speed. जब स्पीड बढ़ती है तो एयर रेजिस्टेंस उसके साथ साथ बढ़ता है, रिमेंबर? सो लेट्स आल्सो राइट डाउन दिस लास्ट लाइन व्हिच सेज कि एयर रेजिस्टेंस तो भाई डिपेंड करता है किस पे? स्पीड पे। गॉट इट? अब जोया आपने मुझे बताना है बाइकर की स्पीड को क्या हो रहा है, बढ़ रही है या कम हो रही है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाइकर की स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है जोया? स्पीड सेम रहेगी। नहीं बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो गौर से, सुकून से पढ़ के जवाब दो, जल्दबाजी नहीं करो। देखो इसी इसी लाइन में लिटरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज हिज, स्पीड इंक्रीजेस। तो स्पीड बढ़ रही है ना? यस। उसकी जब स्पीड बढ़ रही है बेटा, सपोज कर लो स्पीड बढ़ रही है, तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। गुड, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रिजल्टेंट फोर्स को क्या होगा? इसका जवाब मुझे फौरन मत देना, डायग्राम को देख के जवाब दो। याद रखो डी कांस्टेंट है, आर बढ़ रहा है, एयर रेजिस्टेंस को क्या होगा? ये एक्सेलरेशन होगी या नहीं, आप पहले मुझे सिर्फ ये बताओ, डी उतना ही है जितना पहले था, लेकिन नो सर, आर अब कम आहिस्ता हो आहिस्ता, जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाएगी। यस, वो भी कम होगा तो फिर हमारी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी। वेरी गुड। सो बेसिकली आर, रिजल्ट आर जो है वो बढ़ेगा जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कम होगी। क्यों रिजल्टेंट फोर्स कम होगी? क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस है डी और आर का वो कम हो रहा है। हुज़ैफा फॉलो कर रहे हो? अब Yeah, आप sir. फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एफ इक्वल्स ma, या इन अदर वर्ड्स कैन आई से एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो बेटा अगर फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ही कम हो रही है तो एक्सेलरेशन कम होगी, राइट? बात समझ में आई? Yeah, sir. Yes. अब इस बात को लिख लेते हैं यहाँ पे, as speed increases air resistance will also increase, full stop. So the resultant force will decrease, full stop. Since acceleration is directly proportional to the resultant force, therefore acceleration will decrease, full stop. पढ़ो आंसर, क्या यही बात की है हमने ऊपर? एनी कंफ्यूजन्स? No, sir. ओके, चलो फिर इस बात को यहाँ पे कर दिया, तो आंसर लिखो और फिर हम क्वेश्चन यहाँ करके खत्म करते हैं। बल्कि रुको रुको, आपको होमवर्क देना है। होमवर्क आप कैसे करेंगे? आप जाएंगे क्लासरूम पे, क्लासरूम पे जाओ, ओ लेवल वाले क्लासरूम पे क्लास वर्क टैब में आओगे, क्लास वर्क टैब में आओगे, टाइम बहुत लगा है। क्लास वर्क टैब में बेटा फोर्सेस के चैप्टर में आओगे, P2 क्वेश्चंस में जाना, ओके? और P2 डायनामिक्स P2 वर्कशीट, ये वाली फाइल खोलनी है, नीचे वाली, क्लियर? इसको ओपन करना है, इसमें क्वेश्चन 1 करना है आपने, क्वेश्चन 2 करना है, क्वेश्चन 4 करना है, 5 करना है,
7 करना है और 8 करना है। ऑलराइट, दैट विल बी योर होमवर्क। सो 2 दिन है आपके पास, ये वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं। लिख लिए हुज़ैफा जो मैंने बताया? Yes, sir. चैट में जल्दी जल्दी टाइप कर दो सारे। भेज रहे हो बेटा चैट में? व्हाट्सएप पे भेज रहे हो? Sir, I'm typing in the chat. Wait 1 minute. व्हाट्सएप पे भेज दो, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, ठीक है? Okay, fine. चलो, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ओके बेटा, Okay, okay, fine. Allah Hafiz. ना उस पे होमवर्क बता देना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.